नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हर रोज राजधानी की सियासत में एक नई बयार बहती है। बयार भी ऐसी कि दिल्ली की राजधानी में अलग ही मुद्दे आने से पहले सियासी तूफान खड़ा कर देती है। इसी कड़ी में एक बार फिर से चुनावी घमासान के बीच दिल्ली सरकार और दिल्ली बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दरअसल इस बार मुद्दा है लुभावने वादे वर्सेस आरोप पत्र का। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया है, जिसमें केजरीवाल और आतिशी सरकार के दौरान सीएजी की रिपोर्ट पेश न होना, प्रदूषण, भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों को उठाया गया। वहीं दूसरी ओर सीएम आतिशी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को धार देने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी का सरकार के खिलाफ आरोप पत्र और चुनाव से पहले सरकार के लुभावने वादे जनता को किस पक्ष में करेंगे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस कड़ी में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। इस चार्जशीट को जारी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके अंदर जो दिखाया गया है वो ऐसे अनेकों कारनामे हैं जो 10 साल में हुए हैं। उनके बारे में विस्तार से बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, लेकिन आज भी लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इन्होंने कहा था कि यमुना जी को साफ कर देंगे, लेकिन हाल क्या है उसके बारे में कोई भी बता सकता है। अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दिल्ली कई चीजों में आज नंबर 1 बन चुकी है। इसमें देश में सबसे ज्यादा कचरे के पहाड़ में दिल्ली नंबर 1 है। यही नहीं, गरीबों का हक मारने में भी दिल्ली सरकार नंबर 1 है। केजरीवाल जी, आप जो बार बार कहते हो कि नंबर 1, किस चीज में नंबर 1? देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली में फेंका होना दिल्ली नंबर 1, देश में कचरे का पहाड़ का ढेर सबसे ऊंचा दिल्ली नंबर 1, देश में शराब घोटाला दिल्ली नंबर 1, देश की सबसे निकम्मी राज्य सरकार दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास दिल्ली नंबर 1, और देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली नंबर 1, और जो गरीबों का हक मारने में दिल्ली नंबर 1, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त में था, दिल्ली ने लागू नहीं होने थी। आम आदमी पार्टी ने जिन योजनाओं की घोषणा की, सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी और केजरीवाल ने अपनी घोषित संजीवनी और महिला सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सीएम और केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में महिला सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने, तो आतिशी और सिसोदिया ने जंगपुरा में बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना का फॉर्म भरवाने का काम शुरू कर दिया। बीजेपी की चार्जशीट पर खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा, कहा कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। वो लोग दिल्ली वालों को बताएं कि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए 5 सालों में क्या काम किया। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है, तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नए बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। बहरहाल अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो किसके आरोप को सही मानती है और किसके आरोपों के साथ पार्टी को चुनती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।
तो दिल्ली के दंगल में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जहां आरोप पत्र वर्सेस लुभावने वादे पर चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी और वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे करेंगे। जिस तरह से लुभावने वादे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, एक के बाद एक योजनाएं सामने रखी जा रही हैं, चुनाव से पहले जिस तरह से जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तौर पर सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, जुमलेबाजी बताया जा रहा है, आरोप पत्र अब जारी कर दिया गया है। आरोप और लुभावने वादों के बीच में सियासी घमासान मचा हुआ है। जनता किसके पक्ष में जाएगी? देखिए, दिल्ली के चुनावी दंगल में आज हमने देखा है बड़े आरोप लगाए गए हैं। जो आरोप पत्र जारी किया गया है बीजेपी की ओर से, और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिस तरीके से जमकर बरसे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार पर, वो हमले तीखे होंगे आने वाले दिनों में, साफ तौर पर दिखाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फोकस कर रही है महिलाओं पर, इसके अलावा लोक लुभावन योजनाओं पर। तो ऐसे में जो आरोप पत्र बनाम जो लुभावने वायदे हैं यहाँ पर राजनीतिक चर्चाओं में आ गए हैं, तो राजनीतिक गर्मी पैदा हो रही है। दिल्ली के चुनाव से पहले आरोप पत्र के जरिए बीजेपी बड़े मुद्दे उठाती नजर आई है। कई ऐसे वायदे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने किए थे, उन वादों की पूरी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। इसमें उन्होंने बिजली पानी से लेकर यमुना की सफाई, संविदा कर्मियों का जिक्र, अध्यापक भर्ती नहीं हुए, नौकरी में भ्रष्टाचार, कथित तौर पर मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, इसका जिक्र किया है, आबकारी घोटाले का जिक्र किया गया है, नकली दवा घोटाले का जिक्र किया गया है, विधायकों के रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा गया, कच्ची कॉलोनी का विकास नहीं हुआ, 10 साल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई, और नल से जुड़े विज्ञापन जो है वो भी बीजेपी ने जारी किए हैं, विधायकों को जेल जाना पड़ा, इनका जिक्र किया गया है। तो तमाम आरोप लगाए गए हैं इन आरोप पत्र में। सबसे बड़ी बात यह है प्रगति कि जिस तरीके से दिल्ली के चुनावी मुकाबले में अब ये जो चुनावी दंगल है जोर पकड़ रहा है, इसमें बीजेपी के आरोप और उसके बाद जो पलटवार है आम आदमी पार्टी का, इस बीच कांग्रेस की ओर से अब लिस्ट पर निगाहें लगी हैं। यानी तीनों पार्टियों का जिक्र मैं कर दूं यहाँ पर। एक तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लाने वाली है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने बाकी बचे उम्मीदवारों को लेकर चर्चा पूरी कर ली है, ये बताया जा रहा है, और वो जल्द ही उम्मीदवारों का जो आगे का उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है महिलाओं पर, इसके लिए संजीवनी योजना का जिक्र हो, बुजुर्गों के लिए योजना का जिक्र हो, और सबसे बड़ा जो नैरेटिव बना है अंबेडकर से जुड़ा हुआ, जो हाल ही में संसद में हमने देखा घमासान धक्का मुक्की प्रकरण, और उसके बाद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल एक नया नैरेटिव बनाते नजर आए हैं कि वो अंबेडकर के विरासत के असली हकदार हैं, और इसलिए उनके प्रचार को लेकर AI टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से पलटवार हुए। तो आप देखिए कि आरोप पत्र के जरिए बीजेपी बढ़त बनाना चाहती है। वो आरोप जो वो लगाते रही हैं उसको वो एक बुकलेट के जरिए लेकर आई हैं और जनता के बीच इसको लेकर जाएंगे, एक नैरेटिव सेट करेंगे कि करप्शन के मोर्चे पर जिस तरीके से सरकार की इमेज और उसको कटघरे में खड़ा किया जाए। तो दूसरी तरफ केजरीवाल फोकस कर रही हैं आम लोगों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे, आधी आबादी पर फोकस करते हुए वो अपने चुनावी कैंपेन को लीड कर रही हैं, ऐसा दिखता है। और इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वो शुरू की गई है ताकि जो उन्होंने वायदे किए हैं उस पर वो फॉर्म भरवा रही हैं। तो इसके जरिए ये रणनीति अभी तक हमने देखा है। मेहतारी योजना और छत्तीसगढ़ की आपको याद होगा किस तरीके से वहां तक का पलट हुआ। कांग्रेस सरकार जब तक समझ पाती तब तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू कर दिए थे और उसका एक भारी फायदा उनको मिला था। ठीक उसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के यहाँ पर एक नैरेटिव नजर आ रही है, उसको बदलते हुए नजर आ रही हैं और बीजेपी पर भारी पड़ने की कोशिश उनकी रहेगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई दिलचस्प होगी क्योंकि आरोप पत्र और उसके जरिए जो मुद्दे उठाए गए हैं उनके जरिए अब बीजेपी हमलावर रुख अपनाएगी और जवाब मांगेगी। बुकलेट के जरिए घर घर ले जाने की योजना है ताकि जवाब मांगा जा सके, आम आदमी पार्टी को घेरा जा सके। बिल्कुल, नैरेटिव सेट करने की ललित जी पूरी कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। जैसे कि प्रदीप जी ने भी जिक्र किया कि जिस तरह से मेहतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ में और उसका लाभ जिस तरह से सरकार को मिला, वही ठीक उसी की तर्ज पर यहाँ पर तमाम योजनाएं हाल ही में लागू की गई। आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया। इनका क्या कुछ लाभ मिलेगा? चूंकि बीजेपी की अगर
अगर हम बात करें तो बीजेपी हमेशा से 2 कदम आगे सोच करके अपने दांव खेलती है, लेकिन अगर यहां पर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वादे तमाम जरूर किए जा रहे हैं। हालांकि वादों को धरातल पर उतारने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता छत्तीसगढ़ की जनता से बिल्कुल अलग है। क्या दिल्ली की जनता इन आरोपों में फंसे, इन लुभावने वादों में फंसेगी, या फिर जो आरोप पत्र बीजेपी की तरफ से लाए गए हैं उसमें तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है, इन पर भी गौर किया जाएगा? देखिए प्रगति, आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने चार्जशीट दायर की है। देखिए जी, ये वो चार्जशीट है जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जारी की है। तकरीबन 2 दर्जन पन्नों की ये पूरी चार्जशीट है। जी। जैसे किसी अपराधी के खिलाफ जब अदालत में जो है चार्जशीट दायर की जाती है तो उसमें पूरा लिखा जाता है, ब्यौरा दिया जाता है कि आखिरकार कौन कौन से अपराध इसने किए हैं। तो उसी तरह से आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लिखित एक बुकलेट जारी की है। इस बुकलेट में उन्होंने जो बात कही है, इस बुकलेट में उन्होंने जिन प्रमुख मुद्दों को उठाया है, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत इमेज से जुड़ने वाला मुद्दा है। तो उन्होंने कई तरह के भ्रष्टाचार को गिनाया है। इसमें उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक घोटाला बताया है, इसमें उन्होंने प्रदूषण का घोटाला है, इसमें उन्होंने जो डीटीसी की बसों में पैनिक बटन लगते हैं उसका बटन जो घोटाला है वो बताया है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण है, अस्पताल है, स्कूल है, सारी चीजों को बताया गया है कि प्रदूषण में कैसे दिल्ली नंबर 1 है। तो आप ये समझिए कि अभी तक तो हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी को कि वो एक अलग अलग तरह के आरोप लेकर आ रही थी। कभी वो कह रही थी कि इस विभाग में घोटाला हो गया, कभी वो कह रही थी कि यहाँ पर 4 लोग, ड्यूसिप का घोटाला उन्होंने भी हाल ही में बताया था। तो आप ये समझिए कि जो एक तरह से वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। एक तरफ आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना लेकर आ रही है, महिला सम्मान योजना लेकर आ रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चार्जशीट लेकर आ रही है। यानी कि वो दिल्ली वालों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी भले ही नए वायदे कर रही हो, लेकिन जो इन्होंने पुराने वायदे किए थे उन वायदों की स्थिति क्या है। तो आप बीजेपी का ये मकसद है। आज बीजेपी ने एक बड़े कार्यक्रम को जा करके ये कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की जनता को, क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के कामकाज से खुश है? क्या दिल्ली की जनता को जो वायदा अरविंद केजरीवाल ने किया था, फ्री बिजली, फ्री पानी, दूसरे स्कूलों को बेहतर बनाने का, उनको लेकर एक, क्योंकि जब कभी भी कोई गवर्नेंस काम करती है उस गवर्नेंस के काम करने में कई बार हमने ये देखा है कि विपक्ष जो है उसकी कमजोरियों को उठाता है, जबकि सत्ता पक्ष जो है उसकी अच्छाइयों को दिखाता है। तो अब दरअसल बॉल जो है वो दिल्ली की जनता के पाले में है। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो चार्जशीट लेकर आई है, बता रही है कि ये कमियां रह गई है पूरे 5 साल में। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी है जो ये बता रही है कि अब अगर सरकार आई अगले 5 साल के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं। दोनों पार्टियां जो है अपना नैरेटिव गढ़ रही हैं। किसका नैरेटिव जनता को पसंद आएगा, ये चुनाव की घोषणा के बाद और नतीजों के बाद निकल आपके सामने। बिल्कुल ललित जी, बॉल हमेशा से खैर जनता के ही कोर्ट में रहती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता किसके पक्ष में गोल करती है। दिल्ली के दंगल में ताज किसके सर पर सजता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी घमासान आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के अब सियासी हलचल जो है वो बेहद दिलचस्पी की ओर मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। प्रणय भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रणय, आरोप पत्र जारी किया गया है, चार्जशीट का नाम दिया गया है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है इस आरोप पत्र में। क्या लगता है, आरोप पत्र संजीवनी क्या आरोप पत्र पर भारी पड़ेगी, या फिर आरोप पत्र इस बार संजीवनी का असर कम कर पाएगा? देखिए प्रगति, अपने सहयोगी ललित की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी इस तरह के आरोप पत्र लेकर आई हो। इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे, चाहे उसे चार्जशीट कह लीजिए, चाहे आरोप पत्र कह लीजिए, बीजेपी समय समय पर तो लेकर आती ही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान वो मुख्य तौर पर सरकार की क्या क्या विफलताएं रही हैं इसे लेकर वो एक आरोप पत्र तैयार करती है और उसे वो जनता के बीच लेकर जाती है। अब तक अगर हम ज्यादा भी दूर ना जाएं तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस आरोप पत्र से बीजेपी को कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं हुआ है। इस बार क्या तस्वीर रहेगी ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, वो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी का ये सोचना है
कि जिस तरीके से, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में है, तो विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष की जो विफलताएं हैं उसे पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ जनता के बीच लेकर जाएं। उसे 10 साल में जो कार्य सरकार के द्वारा नहीं किए गए, जो बीजेपी का कहना है कि एक बड़ी सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया, उसे लेकर जब वो जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें उम्मीद है कि जनता का साथ इस बार उन्हें जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रगति, जिसका जिक्र आपने किया, संजीवनी का, चाहे संजीवनी की बात करें, चाहे महिला सम्मान योजना की बात करें प्रगति, या फिर डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की बात करें, तो ये जो योजनाएं हैं जिन्हें लेकर अरविंद केजरीवाल अब जनता के बीच जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल का साफ ये कहना है प्रगति, पिछले 10 साल में उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा करके दिखाया है। चाहे फ्री बिजली की बात हो, पानी की बात हो, महिलाओं के ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, या फिर मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, अस्पताल, शिक्षा, ये तमाम बातें उनका कहना है कि वो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। अब उसमें एड ऑन क्या किया जा सकता है, वो विजन वो जनता के सामने रख रहे हैं। और यही हम देख पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अलग अलग जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा करते हुए नजर आते हैं। और आज खुद जमीन पर, ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल की बात करें, सीएम आतिशी की बात करें, डिप्टी सीएम पूर्व मनीष सिसोदिया की बात करें, वो फॉर्म भराते हुए नजर आ रहे हैं। उन योजनाओं को लेकर यहाँ योजनाओं को धार देने की कोशिश जरूर की जा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी और चाहे कांग्रेस हो, तीनों दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हाल ही में राजधानी के अंदर एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे यहाँ पे बताइएगा, कि अनुमन जोशी जिन्होंने 3 दलों के साथ मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया, जो बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के मुद्दा उठाया गया था, बस मार्शलों की तरफ से पार्टी का गठन किया गया। क्या ये पार्टी, और तमाम वादे भी किए गए कि अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को 5000 रुपए दिए जाएंगे, इसके अलावा बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा, और भी तमाम लुभावने वादे उस दल की तरफ से भी किए जा रहे हैं। क्या चुनाव के दौरान ये दल का वोट बैंक का कुछ प्रभाव डाल पाएगा, या चुनाव में इस दल के आने से क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट बैंक पर असर पड़ेगा, या चुनावी मुद्दे कहीं ना कहीं बढ़ते हुए, बचते हुए नजर आएंगे, या जनता का प्रभाव इस पार्टी के ऊपर भी जाता हुआ आ सकता है? प्रगति, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा असर उस राजनीतिक दल का पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर तो फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। पर किसी भी, देखिए प्रगति, किसी भी राजनीतिक दल के लिए कार्यकर्ता होना बेहद आवश्यक है। ग्राउंड पर कार्यकर्ता काम करते हैं, आपकी योजनाओं को, आपके विजन को कार्यकर्ता जनता तक लेके जाते हैं। नेता से ज्यादा कार्यकर्ता का होना बहुत आवश्यक है। ऐसे में आप देखिए कि कोई नए राजनीतिक दल का आना और इतनी जल्दी उसे कोई बहुत बड़ी सफलता मिल जाना या कोई बहुत बड़ी सेंध लगा देना, वो मुश्किल है। हाँ, बस मार्शल का एक मुद्दा जरूर है, बस मार्शलों के अपने सवाल जरूर हैं। उस मुद्दे पर जहां वो रहते हैं वहां पर थोड़ा बहुत प्रभाव वो डाल सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक दल कोई बड़ा प्रभाव या किसी के वोटों में सेंधमारी करे, ऐसा फिलहाल होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, प्रदीप जी का रुख कर लेंगे। प्रदीप जी, जिस तरह से आरोप पत्र में तमाम मुद्दों को शामिल किया गया, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, या तमाम सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं करने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। योजनाएं लगातार सरकार की तरफ से लागू की जा रही हैं, उसको लेकर के भी कटाक्ष किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है, बीजेपी कब तक अपने पत्ते खोलेगी? क्योंकि दिन पर दिन अब दिन कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये पत्ते कब खुलेंगे, और आखिर पहली सूची में कौन सा ऐसा राज्य है जो बीजेपी अभी नहीं खोलना चाह रही? देखिए प्रगति, सबसे पहली बात है कि जो नैरेटिव सेट करना चाहती है यहाँ पर बीजेपी, वो आरोप पत्र के जरिए करप्शन के इशू पर बैकफुट पर लाना चाहती है आम आदमी पार्टी को। इससे जुड़े हुए मुद्दे तमाम उठाते हुए उन्होंने एक के बाद एक सिलसिलेवार आरोप पत्र में उन मुद्दों का जिक्र किया है जो आम आदमी पार्टी के लिए बैकफुट पर लाने का एक बड़ा
राजनीतिक हथियार बन सकते हैं, लिहाजा इन मुद्दों को इसमें चार्जशीट में शामिल किया गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बात हो, महिलाओं के लिए जो 1000 प्रति माह सहायता प्रदान करने की बात हो, बुजुर्गों की सहायता की बात हो, लेकिन फोकस जो है आधी आबादी पर विशेष तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी का। इसके अलावा हम देख रहे हैं दूसरी तरफ जो संजीवनी योजना और इसके अलावा जिस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त जो स्वास्थ्य योजना ये शुरू करने की पहल हुई है, ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके जरिए एक माहौल पैदा करना है और ये बताना है कि वो वादे जो कर रही हैं उसको निभाने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे और इसलिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। आपके सवाल पर लौटता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो चुनावी उम्मीदवार, क्योंकि चुनावी दंगल में अगर आप जिन उम्मीदवारों को दांव लगाएंगे वो कितने मजबूत होंगे, उसी से काफी कुछ रुख तय होगा और इसलिए सबसे बड़ा जो उम्मीदवार होगा वो बीजेपी का उम्मीदवार होगा जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेगा। इसके जरिए एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी करेगी और इसलिए ये लगभग तय हो चुका है। जो सूत्र पार्टी से जुड़े जानकारी दे रहे हैं कि प्रवेश साहब सिंह वर्मा चुनाव लड़ेंगे और नई दिल्ली सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसलिए भी तय हो रहा है क्योंकि ये अभी चूंकि लिस्ट नहीं आई है, अभी बैठक होनी है और इसके बाद फाइनल टच दिया जाना है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसमें 2-3 चीजें प्रमुख तौर पर आपको बता दूं कि जनवरी के पहले हफ्ते में तो चुनावी बिगुल बच सकता है। दूसरा, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव, इसमें बीजेपी बिना फेस के सीएम के उम्मीदवार के चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन जो उम्मीदवार वो बनाएगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, परोक्ष रूप से वो मैसेज देता हुआ नजर आएगा कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तब पार्टी उनको आगे कर सकती है। परोक्ष रूप से ये बातें निकल कर आ रही हैं। दूसरा, जो बीजेपी यहाँ पर तय कर चुकी है कि वो इस चुनावी मुकाबले में नई रणनीति के साथ जाएगी, इसलिए कई ऐसे उम्मीदवार जो पार्टी के साथ जुड़े हैं उनको भी टिकट देने की योजना है। इसमें कई नाम चर्चाओं में हैं। पहली लिस्ट में जिस तरीके से हम ये जानकारी मिल रही है कि इसमें बीजेपी कई नामों पर मंथन कर चुकी है, उनके टिकट लगभग फाइनल हुए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जहां प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनका चुनाव लड़ना तय है। इसके अलावा जो बाहर से लोग आए हैं उन नामों को लेकर भी उन्होंने फाइनल किया है। इसमें कैलाश गहलोत का नाम है, राजकुमार चौहान का, अरविंदर सिंह लवली का, राजकुमार आनंद जैसे नेताओं को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बदली रणनीति में ये सूत्र जानकारी दे रही हैं। इसके अलावा जेडीयू, एलजेपी को भी टिकट दिया जाएगा। तो ये पूरी रणनीति तौर पर एक बड़ी लड़ाई बीजेपी लड़ेगी और पूरी कोशिश करेगी कि इस चुनावी कैंपेन में वो पूरे धारदार तरीके से अपने उम्मीदवारों को आगे कर एक चुनावी बढ़त बना सके। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। कांग्रेस की ओर से जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट फाइनल कर ली है। 49 उम्मीदवारों का ऐलान उनको करना है, उसमें से काफी नाम अभी उन्होंने तय किए हैं और ये लिस्ट भी वो जल्द से जल्द जारी करना चाहेंगे क्योंकि गठबंधन को लेकर बात नहीं बनी और इसके बाद ये रस्साकसी चल रही है कहीं ना कहीं कि वो अपने मजबूत उम्मीदवारों को उतारें। ऐसे में उनकी लिस्ट भी इस हफ्ते आ सकती है, इस तरह की संभावनाएं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी भी इस हफ्ते कभी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है बैठक के बाद और इसके बाद ये रणनीतिक तौर पर जो नाम चर्चाओं में है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो हमने आज देखा है आरोप पत्र यानी चार्जशीट, इसके जरिए एक बढ़त बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है और आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी का फोकस आधी आबादी यानी महिलाओं पर, बुजुर्गों पर है और इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई दिल्ली के दंगल में बनकर उभर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से उम्मीदवारों पर तो हालांकि कांग्रेस और बीजेपी सभी दोनों के ही उम्मीदवारों पर नजर सबकी टिकी हुई है, लेकिन ललित जी और प्रणय दोनों ही जुड़े हुए हैं। उनसे दोनों से ही इस मुद्दे पर रिएक्शन लेना चाहूंगी कि आरोप पत्र में यमुना की सफाई का मुद्दा भी शामिल किया गया। यमुना की सफाई को लेकर के बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि यमुना में कब अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा अगर अभी हम पूर्वांचलियों का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा था कि पूर्वांचलियों का अपमान किया गया है। वहीं अब इस पर घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने हाल ही में बयान दिया कि उस समय को याद कीजिए जब कोरोना का समय था। उस दौरान अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स थे जब उन्होंने कहा था कि यूपी बिहार के लोग वापस लौट जाएं। क्या उस दौरान पूर्वांचलियों का अपमान नहीं हुआ था? ललित जी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ आपसे, फिर मैं आपकी बात कहूंगा। आपने जो बात कही बिल्कुल सही कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। आपने कहा था कि मैं 2025 में यमुना में डुबकी लगाऊंगा,
तो आप वो कब लगा रहे हैं? हालांकि अभी 2025 आने में तकरीबन 6 दिन का समय और है जी। तो ये समय डेडलाइन जो है केजरीवाल के पास जवाब देने के लिए इसका 6 दिन का समय एक तरह से बनता है नेचुरली। लेकिन दूसरी बात, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ प्रगति कि देखिए बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या चल रही है इस वक्त चुनाव की। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ जी का जो सार है वो घोषणा पत्र का सार यही है, सबसे बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार पर किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जो हमला किया है, सबसे ज्यादा पन्ने इस बुकलेट में भ्रष्टाचार पर दिए गए हैं। बिल्कुल उनकी कोशिश ये है अरबाल की इमेज जो उस ईमानदार इमेज पर डेंट लगाया जाए। अब वो भले ही शराब का मुद्दा उछालना हो, अब वो भले ही अलग अलग तरह के घोटाले हो, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं कहूँ कि मछली की बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर होती हुई आम आदमी पार्टी पे नजर आ रही। ललित जी माफी के साथ आपको बीच में रोकना चाहूंगी, समय की कमी है, प्रणय से रिएक्शन ले लूंगी। कब अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने प्रगति इस बार भी ये बात कही है कि यमुना की सफाई को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए गए हैं, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई है, ये उन्होंने बात मानी है। और उनका ये कहना है कि इसके लिए थोड़ा वक्त उन्हें चाहिए, और उन्होंने ये बात इस बार भी चुनावी एजेंडे में यमुना की सफाई का जो एजेंडा है उसे शामिल किया है। निश्चित तौर पर यमुना की सफाई, जैसा आप कह रही हैं, एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है प्रगति, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा जो आपने दूसरा सवाल किया था कि बीजेपी की लिस्ट कब आएगी, उम्मीदवार कौन खड़ा होगा। उम्मीदवारों के ऊपर अब बहुत कुछ निर्भर करेगा प्रगति, क्योंकि जनता पार्टी भी देखती है तो उम्मीदवारों के हिसाब से भी जो हवा है वो उसका रुख भी बदलता है। बिल्कुल उम्मीदवारों पर बहुत कुछ निर्भर करता है प्रणय। अब देखना यही होगा कि उम्मीदवार कब तक सामने आएंगे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के 10 साल के कार्यकाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि अब योजनाओं की सौगात आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर दी जा रही है, लेकिन जनता किसके पक्ष में जाएगी ये जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।